एक सेकंड लास्ट टॉपिक है, मतलब कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये, ठीक है। इससे जुड़कर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती जाएंगी और वो सारी जो बाकी ब्रांचेस हैं उन्हें हम पढ़ेंगे तब जब वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक छोटा मोटा जो यहाँ से कनेक्टेड है वो सब समझा दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल के बारे में जानना है तो छोटा मोटा बात यह है कि कोई भी घटना घटी है? कोई भी इवेंट घटा है, इस इवेंट के घटने के बाद हैं आउटकम्स आएंगे, आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। हमें अभी मतलब ही नहीं है कि फेवरेबल या अनफेवरेबल है, आउटकम्स आ सकते हैं। तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं वो सारे लिखेंगे, जो भी जितने भी आ सकते हैं, हाँ, तो उन्हें सबको लिखेंगे और इसको एक ब्रैकेट बना देंगे। इस या ब्रैकेट बना दिया तो ये सेट बन गया। दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी यूनिवर्सल सेट। क्लियर है बात? यूनिवर्सल सेट यानी इसके बाहर कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। इसके बाद जो कुछ भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी, जो पूछा गया होगा क्वेश्चन में, वो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम होगा कि नहीं होगा? वही फेवरेबल आउटकम को हमें यहाँ पर एज रिजल्ट निकाल के रख देना है। तो कुल मिला के बात यह है, पूरा एक सैंपल स्पेस तैयार करें, उसमें से जो हमें चाहिए वो छांट के अलग करें। वो जो छटनी है इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स, और उन्हीं छटनियों का जब प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं पीछे। सपोज कि हमने कॉइन टॉस करे हैं 3 बार, ये लिखा है कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, राइट। अब 3 बार कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं वो मैंने पूरा एक तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया था कि कैसे बनाओगे। सारे आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए और इसको हमने सेट का नाम दे दिया एस, विच इज सैंपल स्पेस। ठीक है। आगे की बात एंड वी फाइंड दैट x इक्वल्स टू 0 इफ द सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट इज t, मतलब x बोले तो हेड, ठीक है। अगर x मेरा हेड है तो ये t वाले में कितने हेड हैं? नहीं ना। तो जब t आएगा उस केस में x हो गया 0, TTH आएगा तब, तो यानी कि हर एक का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो मैं यहीं पे आंसर लिखूं अगर इसमें क्या आएगा 0, यहाँ 1,
इसमें बताओ x कितना होगा, 1 होगा। यहाँ इतना तैयारी हो गई। तो कुल मिला के जो x के आंसर आ रहे हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और अगर खूब ज्यादा रोना हुआ तो 3 आ सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता है। ये है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। अब हर सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो 0 यानी x 0, रैंडम वेरिएबल 0, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/8, यानी एक भी हेड ना आए हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/8। एक हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, दो हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8, 3 हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। सबको जोड़ देंगे तो टोटल आंसर 1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या बात क्लियर हुई यहाँ से, रैंडम वेरिएबल समझ में आ गए तुम्हें, और हर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालना आ गया होगा। तो कुछ बातें जरूरी वाली, रैंडम वेरिएबल अगर हम देख रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो हमें कुछ ये लाइन पढ़नी है। देयर आर केसेस व्हेन इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी p एज अ फंक्शन ऑफ x। इन केस x इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, अगर x डिस्क्रीट वाला है यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला, and if such a function fx really exists, then fx is known as probability mass function, PMF। ठीक, तो जहां तुम अपने रैंडम वेरिएबल के बारे में इंट्रोडक्शन और ये सारी चीजें लिखोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, ये वाली बातें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये वो हिस्सा है जो रैंडम वेरिएबल का थोड़ा सा टफ वाला पोर्शन है। पहले रैंडम वेरिएबल हेडिंग डालो, तो उसके बाद तुम्हें उसमें क्या समझाया वो लिखना है। पहले ये लिखो, हेडिंग डालोगे रैंडम वेरिएबल, और कोई इवेंट है उसके अपने आउटकम्स होंगे, सारे लिखोगे तो वो बनेगा सैंपल स्पेस। अब लेट टेक एन एग्जांपल, if a coin is tossed 3 times and x denotes the number of heads, then x is a random variable. फिर उसके बाद सैंपल स्पेस, हाँ यही लिखना है।
बढ़े, देन x इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। ये नीचे लिख लो, ये वाला 0 1 2 ये जो लिखा है ना नीचे, ये लिख लो। कर लिया, ये वाला हिस्सा लिख लो। हर एक के सामने उनकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये वाला 0 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो ये 1/8, इसमें कितना आ रहा है, एक ही बार 0 आया ना। 1 के लिए कितना, 2 के लिए और 3 के लिए कितना, ये प्रोबेबिलिटी लिख लो सबसे, ये वाली। ये हर एक की प्रोबेबिलिटी लिख लो। 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 की 3/8, 3 की 1/8। अरे मुंह बंद रखोगे बकवास। देखो अब आगे है यही वाली लाइन कि देयर आर केसेस व्हेन इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी एज अ फंक्शन एक्स। कई ऐसे केस होते हैं जहां प्रोबेबिलिटी को फंक्शन के रूप में दिखाना पड़ता है। तो उस केस में इन केस x इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड इफ सच अ फंक्शन fx रियली एग्जिस्ट, ऐसा कोई फंक्शन एक्चुअल में अगर एग्जिस्ट करता है, देन fx जो कि प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी को किस में देखना पड़ रहा है, फंक्शन के रूप में देखना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो fx रहेगा उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF of x, and then fx then must satisfy the condition। तो अगर PMF है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी कि कोई एक प्रोबेबिलिटी है, वो अब क्या बन गया है, पूरा फंक्शन ही बन रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि fx बन रहा है, प्रोबेबिलिटी हमारा fx बन रहा है। तो अगर ये फंक्शन रियली में एग्जिस्ट करता है देन इसी fx को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक, तो अब ऐसे में भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनना है
तो ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि जो फंक्शन का जो आंसर है, यानी कि फंक्शन का आंसर बोले तो प्रोबेबिलिटी का आंसर, तो प्रोबेबिलिटी का या फंक्शन का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी एक्स, हर डाटा का आंसर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। एंड दूसरी बात कि सारे फंक्शंस को जोड़ देंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिख भी रहा है, सबको जोड़ा गया तो आंसर 1 आ गया। ये कोई नई बात तो है नहीं, है ना। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। fx का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि लेस देन इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। fx का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और सारे fx यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें तो कंपलसरी है कि आंसर 1 ही आना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए।